अगर हम मॉर्निंग में बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कॉफ़ी के अंदर थोड़ा सा पीनट साइज़ का घी डाल के, तो वो हमारे को हेल्प कर सकता है बैड फैट को बॉडी से फ्लश आउट करने में। लाइफस्टाइल में आपका फूड जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस अमाउंट में नहीं इंक्लूडेड हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या नहीं है, लाइक हाउ कैन दे टेस्ट दैट? अगर हमें दूध पीते ही कोई अनईजीनेस फील होती है, एग्जाम्पल ब्लोटिंग हो गई, पेट फूल गया, या फिर गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, तो मतलब शायद आपको दूध सूट नहीं करता है। जो पैकेट वाली ब्रेड में प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, हाउ हार्मफुल दोज प्रेजर्वेटिव्स कैन बी? आजकल ब्रेड को भी एक जंक फूड वाली कैटेगरी दे दी गई है। हमारे किचन्स में मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल यूज होता है फॉर कुकिंग, तो डेली यूज में विच वन इज बेटर? तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा अच्छा है। आई वॉन्ट यू टू गिव सम क्लैरिटी कि ड्राई फ्रूट्स को खाने का सही तरीका क्या है। फैट जो होता है ना, उसकी तासीर गर्म होती है, बट उसको भिगो के खाने से उसकी तासीर ठंडी में हो जाती है। वेलकम टू आवर शो Decoded। आज इंडिया में हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन के रह गया है। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। सो आज हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट हेल्थ इन फूड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत खुश हूँ अगर मैं आपकी डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। लेट्स जंप राइट इनटू द कॉन्वर्सेशन। पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट देसी घी। इंडिया में देसी घी इज़ सच एन इंग्रेडिएंट जो हर इंडियन किचन में आपको मिलेगा, एंड बहुत लोग बिलीव करते हैं कि देसी घी हेल्दी है। कुछ ये मानते हैं कि देसी घी को कंज्यूम करने से उनका वज़न बढ़ जाता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ऑन इट? अगर हम बात करें देसी घी की, तो देसी घी में गुड फैट्स होते हैं, जिसमें हम बात करें मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हार्मोन्स को बैलेंस में रखते हैं, हमारी स्किन को मॉइस्ट करते हैं, बालों को एक टेक्सचर देते हैं और शाइनी रखते हैं। बट अगर ये हम ओवर कंज्यूम करते हैं तो ये फैट जो है बैड फैट में भी कन्वर्ट हो सकता है। साथ ही लोग देसी घी का तड़का लगाते हैं। अगर हम देसी घी को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट करते हैं तो उसका गुड फैट जो है वो बैड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइडली हमें जो देसी घी है वो कंज्यूम ऐसे करना चाहिए कि हम एक स्टफ्ड रोटी बना लें, तवे पे उसको अच्छे से सेक लें, तवे से उतार के उसके ऊपर घी लगाएं। साथ ही अगर हम दाल में डालना चाहते हैं तो दाल को बना लें, कटोरी में जब दाल खाने बैठेंगे तो उसके ऊपर एक छोटा चम्मच देसी घी का डाल लें। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो अगर हम इसको मॉडरेशन में लेंगे, एग्जाम्पल एक छोटा चम्मच इन अ डे या 2 छोटे चम्मच इन अ डे, तो ये हेल्दी है। बट अगर देखा गया है कि लोग इसमें तलते भी हैं कि घी की पूड़ियाँ या घी के भटूरे छोले बना रहे हैं, तो वो अनहेल्दी हो जाता है। और जो मार्केट से हम पैक्ड घी लाते हैं वर्सेस लाइक जो मिलोना घी होता है, इट बेसिकली 1 लीटर घी को बनाने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लीटर दूध चाहिए। तो मार्केट में जो क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको 600 रुपये में 700 रुपये में 1 लीटर घी दे रहे हैं, वो कितना हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए? बहुत कंपनीज है, बहुत क्लेम्स हैं। अगर हम बात करें देसी घी की, तो देसी घी की प्योरिटी को चेक करे बिना घी मत लें। साथ ही बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्योरिटी की दावा देती हैं। तो प्योरिटी जो है हम घर पे भी चेक कर सकते हैं। एक वाटर टेस्ट होता है, अगर हम घी को वाटर में डालें तो वो फ्लोट करना चाहिए। अगर वो सिंक हो जाता है तो वो एडल्ट्रेटेड है। जैसे डालडा भी तो एक सॉलिड फॉर्म ऑफ घी है, तो वो अगर देखें तो लो क्वालिटी ऑफ घी है, ऑयल है। लेकिन अगर हम बात करें घी की, तो वो नेचुरली मिल्क से प्रोड्यूस होता है, हम घर पे भी बना सकते हैं। साथ ही एक पाम टेस्ट होता है, हम उसका घी का टेस्ट पाम पे भी कर सकते हैं। अगर हम घी को पाम पे रखेंगे तो वो उसी टाइम मेल्ट हो जाएगा और वो फ्लोट करेगा। बट अगर वो उस टाइम मेल्ट नहीं होता है तो वो एडल्ट्रेटेड है। तो घी जो है वो सस्ता महंगा बात अलग है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको प्रोडक्शन करने में थोड़ा सा पैसा खर्च होता है। तो अगर बहुत सस्ता लग रहा है तो शायद वो एडल्ट्रेटेड हो।
और घी को लेके एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, विच इज़ बुलेट कॉफ़ी. सो आई वांटेड टू आस्क कि इज़ इट एक्चुअली बेनिफिशियल या सिर्फ ये एक हवा है सोशल मीडिया पे? घी एक गुड फैट है. Okay. जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे फैट फैट को काटता है. अगर हम गुड फैट लेते हैं तो जो हमारा बैड फैट होता है उसके साथ वो मिक्स होके बैड फैट मोबाइल हो जाता है और वो हमारे बैड फैट को बॉडी में से निकालने में हेल्प करता है. अगर हम मॉर्निंग में बुलेट प्रूफ कॉफ़ी पीते हैं, मतलब कॉफ़ी के अंदर थोड़ा सा पीनट साइज़ का घी डाल के या फिर पानी के अंदर वार्म वाटर में घी डाल के पीते हैं, तो वो हमारे को हेल्प कर सकता है बैड फैट को बॉडी से फ्लश आउट करने में. बट अगर हम दिन में कंज्यूम करते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी नहीं माना जाएगा. एम्प्टी स्टमक हम ये ले सकते हैं. सो जो भी कॉफ़ी में कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? ब्लैक कॉफ़ी में ब्लैक कॉफ़ी में कंज्यूम कर रहे हैं तो एक पीनट साइज़ होना चाहिए, बट हर किसी को सूट करे ये ज़रूरी नहीं है. हमारी बॉडी एक स्मार्ट मशीन है, वो हमें इंडिकेट कर सकती है कि क्या सूट कर रहा है क्या नहीं. अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो कैफ़ीन अगर हम कॉफ़ी में वो लेते हैं तो हमें और एसिडिटी हो सकती है. तो रादर देन कि हम उसको एग्रीवेट कर दें, हम प्लेन वाटर में भी ले सकते हैं. और अगर प्लेन वाटर में भी आपको कोई नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो ना लें, क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए है ही नहीं. सो ब्लाइंडली ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए. वन शुड सीक कि उसे क्या सूट कर रहा है, बॉडी को क्या सूट नहीं कर रहा है. राइट. मूविंग ऑन, ऑयल की बेसिकली नॉर्थ इंडिया में वी सी कि हमारे किचन्स में मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है फॉर कुकिंग. तो डेली यूज़ में विच वन इज़ बेटर? अगेन मस्टर्ड ऑयल वर्सेस रिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करें, मस्टर्ड ऑयल में गुड फैट है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. एंड इसका जो स्मोक पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है, तो हम इसमें कुकिंग कर सकते हैं. साथ ही रिफाइंड ऑयल का भी जो है स्मोक पॉइंट जो होता है वो ज़्यादा ही होता है, तो कुकिंग के लिए ही बना है, बट वो थोड़ा सा उसके अंदर एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा अच्छा है. बट मस्टर्ड ऑयल भी हमें वो लेना चाहिए, खरीदना चाहिए जो हमें लाइक फ्रेश मिल रहा है, नॉट द पैक्ड वन. पैक्ड वन, राइट. जो हम कच्ची धानी कहते हैं, दैट इज प्योरिटी. ठीक है, अगर वो प्योर है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं. साथ ही हम मस्टर्ड ऑयल को ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते. अगर हम कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले सड़ाना पड़ता है ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए, नहीं तो वो एक आफ्टर टेस्ट छोड़ जाता है. ओके. ठीक है, तो एक मेथड है उसको भी यूज़ करने का. उस मेथड को जो एंशिएंट टाइम से चले जा रहे हैं, तो उस मेथड को अगर हम अपनाएंगे तो हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं और टेस्ट भी ले सकते हैं. जी. मस्टर्ड ऑयल के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं. यू कैन अप्लाई इट ऑन हेयर, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर स्किन, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. मूविंग ऑन, बहुत सारे यंग लोग स्विच कर रहे हैं आजकल ऑलिव ऑयल पे, एंड समथिंग कि ये काफ़ी हेल्दी है, लेकिन कुछ लोगों का आज भी मानना है कि ऑलिव ऑयल इज़ नॉट हेल्दी टू कुक फूड, या ऑलिव ऑयल मत यूज़ करो. अब मेरे घर पे एग्जांपल ले लो, जब से मेरे भाई ने खुद कुकिंग स्टार्ट किया है तो उसको भी वो है, शौक है कि मैं ऑलिव ऑयल में कुक करूँ. ही हैज़ लाइक स्टॉप्ड कंज्यूमिंग मस्टर्ड ऑयल, और उसका एक इंस्ट्रक्शन है घर पे कि मेरे लिए खाना बनेगा तो ऑलिव ऑयल में बनाना प्लीज़. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस कि ऑलिव ऑयल यूज़ करना हेल्दी है? इज़ इट बेटर देन अदर ऑयल्स? बिकॉज इट्स लिटिल एक्सपेंसिव आई गेस. सो ऑलिव ऑयल की बात करें, अगेन ऑलिव ऑयल इज़ अ हेल्दी फैट. इसके अंदर अगेन मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 हैं, इट इज़ हेल्दी. लेकिन ऑलिव ऑयल को कुकिंग की बात करें तो कुकिंग के लिए वो नहीं बना है. जो अगर हम लाइट कुकिंग कर रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा हीट अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो वो कुकिंग हम कर सकते हैं. जैसे सौते वेजिटेबल्स हो गया, हल्का सा ऑयल डाला, सौटे स्टीम करी वेजिटेबल्स और खा लिया, या सैलेड के ऊपर रॉ वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल के ले लिया. बट अगर स्टेपल फूड या स्टेपल जगह की बात करी जाए, मस्टर्ड ऑयल हमारे नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है. ऐसे एक हेल्दी ऑयल है कोकोनट ऑयल फॉर कुकिंग जो साउथ इंडिया में यूज़ होता है. और ऑलिव ऑयल जो है वो फॉरेन का ऑयल है, Right. इंडियंस के लिए नहीं बना है. बट आजकल वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबली चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो इसकी वजह से आज ऑलिव ऑयल इंडिया में भी एक ट्रेंड हो गया है, क्योंकि दैट इज़ अ हेल्दी ऑयल आउटसाइड इंडिया. तो हम ले सकते हैं बट इन लिमिट्स, और हम अपने
इंडिया का जो कल्चर फॉलो करेंगे तो वो बेटर है। सो यू वुड से कि अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल का ऑप्शन है तो ब्लाइंडली अगेन स्विच मत करो ऑलिव ऑयल पे। इक्वली गुड। दैट्स अमेजिंग, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल के प्राइसेस में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वो इंडिया से है, करेक्ट, लोकल है, एंड वो फॉरेन है, उसकी ब्रांडिंग ऐसे की गई है। उसको बनाने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए जो यहाँ पे डेवलप करी जाती है उस ऑलिव्स को ग्रो करने के लिए और उसमें से तेल निकालने के लिए। बट इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मस्टर्ड ऑयल के लिए नॉर्थ इंडिया है और कोकोनट्स के लिए साउथ इंडिया है। राइट, एंड नाउ वन मोर थिंग इन आवर किचन विच इज़ आई थिंक स्टेपल, गेहूं का आटा। बट अगेन बात करें कि गेहूं के आटे को छोड़कर फिर हम उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। सो जो भी हम अदर मिलेट्स या ग्रेन्स कंज्यूम कर रहे हैं वो हम कंज्यूम अगर करें तो हम गेहूं को पीछे ना छोड़ें। हमें बाकी ग्रेन्स कैसे कंज्यूम करने चाहिए, कब कंज्यूम करने चाहिए, लाइक कुछ सीज़न वाइज उनका कंजम्पशन वैरी करता है। अगर हम बात करें वीट की तो वीट में एक प्रोटीन होता है जिसको हम ग्लूटेन कहते हैं। आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि ग्लूटेन फ्री डाइट लो, ग्लूटेन फ्री जो है ग्रेन्स खाओ, तो वो हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट ग्लूटेन का एक अपना महत्व है। ग्लूटेन एक हमें अलग से एक न्यूट्रिएंट देता है जो और कोई चीज़ नहीं देती है। ठीक है, वीट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं है कि वीट बुरा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड चल गया है। अगर हम बात करें मोदी जी ने कहा कि मिलेट्स खाओ, तो मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि वीट ना खाओ। फार्मर्स की क्रॉप को प्रमोट करने के लिए मिलेट्स बोले गए हैं, बट वीट को डिनाई नहीं किया गया है। वीट हम बरसों से खाते आ रहे हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी देता है अगर होल ग्रेन की फॉर्म में खाएं तो, रिफाइंड ना हो तो। ठीक है, और मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स हम वंस इन अ वाइल सदियों से खाते आ रहे हैं। गर्मियों में ज्वार, जौ और सर्दियों में बाजरा, रागी, मक्की का आटा। तो वो अपना एक टेस्ट है। बट कई बार क्या होता है कि जो ये मिलेट्स होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, दो इसमें ग्लूटेन नहीं है, बट अगर आप खाओगे तो ये आपका पेट जल्दी भर देंगे। फाइबर कंटेंट होता है, थोड़ा सा प्रोटीन रिच होता है, बट ये थोड़ा सा हैवी भी होता है। कईयों को रागी या बाजरा खाने से या मक्की खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी देखी गई है। तो वीट को कंप्लीटली नो ना करें, एक मॉडरेशन में वीट भी कंज्यूम करें और मिलेट भी कंज्यूम करें। मीन्स बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस कंप्लीटली वीट को डिच ना करें। And what do you have to say about मैदा? Because we have so many experts जिनका आर्ग्यूमेंट चलता रहता है लगातार कि कुछ बोलते हैं कि मैदा ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है या मुश्किल से करती है, एंड सम से कि आप खा सकते हो, लाइक बिल्कुल उसका ऑपोजिट बोल रहे हैं। मैदा इज़ कंसिडर्ड एज अनहेल्दी ग्रेन। अगर वैसे बात करें कि मैदा आया तो वीट से ही है, वीट को रिफाइंड करके मैदा बनता है, बट मैदे के अंदर फाइबर कम होता है, उसका थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, हाई ऑन कैलोरीज होता है, जो एसोसिएटेड है अगर हम ओवर कंज्यूम करें तो हेल्थ इश्यूज़ के साथ, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। और इसकी ओवर कंजम्पशन को हम कहते हैं कि हम जंक फूड खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रिशन से ज़्यादा हमें कैलोरीज दे रहा है। ठीक है, तो एम्प्टी कैलोरीज में भी कंसिडर होता है। अगर वंस इन अ वाइल टेस्ट लेने के लिए हम मैदा लेते हैं तो ये हमारे को इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट अगर डेली बेसिस पे हम मैदा खा रहे हैं तो ये इन हेल्थ इश्यूज़ को अराइज कर सकता है। तो मैदा एज मैदा थोड़ा अवॉइड करें, लेकिन अगर आप मैदा खा ही रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कम्प्लीटली मैदे से बनी है, तो फाइबर रिच कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर लें। एग्जाम्पल, अगर हम नूडल्स मैदे वाली खा रहे हैं तो हम उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करके खाएंगे तो वो थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, एंड यू सेड हमें मैदा वंस इन अ वाइल कंज्यूम करना चाहिए। बाय वंस इन अ वाइल आप प्लीज़ फ्रीक्वेंसी बता दो। आजकल बहुत इंस्टेंट फूड और बच्चों में देखा गया है कि जंक फूड रोज कुछ ना कुछ उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है विद जंक फूड। हाँ, तो उनका हम वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक कर देते हैं। बच्चे जैसे बहुत जल्दी ऑर्डर कर देते हैं बाहर से खाना कि उनको मोमोज खाने हैं या नूडल्स खाने हैं या पास्ता पिज़्ज़ा या बर्गर खाना है, तो हम उनका एक डे फिक्स कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ हैप्पी फूड। अगर हम कम्प्लीटली उनको डिप्राइव कर देंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे
ठीक है, या फिर अगेंस्ट हो जाएंगे। राइट। तो हम वंस इन अ वाइल, लाइक संडे हमारा जंक फूड डे है, आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी दिन हेल्दी रखिए। एंड देन इफ़ यू विल मेक दिस रूटीन ना, बच्चे उस दिन का वेट करेंगे एंड दे विल थिंक ऑफ दैट कि हाँ आज ये दिन है तो मैं ये ऑर्डर करूँगा। वो एक एक्साइटमेंट रहेगी। आजकल एक्साइटमेंट भी क्या है, अच्छा आज घर में ये नहीं बना, ऑर्डर कर लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। 2 मिनट बटन दबाओ फ़ोन पे एंड आपके डोर स्टेप पे आ जाता है खाना। हाँ, और आप जो ये जंक फूड बाहर मिल रहा है उसको हम हेल्दी फॉर्म में भी बना सकते हैं। राइट। अगर हम नूडल्स मैदे की ना लेके आटे की ले लें और घर पे बिना प्रिजर्वेटिव वाली सॉसेस से बनाएं तो वो हेल्दी कहलाएगी। बट अगर हम बाहर वाली सॉसेस से बनाएंगे तो वो अनहेल्दी होगी, क्योंकि उसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स ऐड करे गए हैं। राइट। एंड ये जो बच्चे जो स्पेशली जो ग्रोइंग एज में है इतना जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हाउ हार्मफुल दिस जंक फूड कैन बी फॉर देम? आज जो खा रहे हैं वो 10 साल बाद दिखेगा। राइट। जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं तो एक एडोलेसेंस एज आती है जिसमें हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और हम एडल्ट की तरफ प्रोसीड कर रहे होते हैं। उस टाइम पे हमारी बॉडी के फैट सेल्स का नंबर बढ़ रहा होता है। ठीक है, जब प्यूबर्टी ओवर हो जाती है, जब सारी ग्रोथ हो जाती है, हार्मोन्स स्टेबल हो जाते हैं, तो ये जो नंबर्स हैं वो बंद हो जाते हैं बढ़ने। फिर उसके बाद हम जब कुछ खाते हैं तो हमारे सेल्स का साइज़ बढ़ता है। तो अगर हम उसको रोकना चाहते हैं कि वो नंबर ना बढ़े, तो हम बचपन से ही अगर हेल्दी फूड खाएंगे और अपने लिमिटेड फैट सेल्स को बढ़ाएंगे तो आगे जाके हमारे को ओबेसिटी की या हार्मोनल इशू, डायबिटीज़ या हार्ट इश्यूज़ की प्रॉब्लम आने का खतरा नहीं रहेगा। लेकिन आजकल बच्चों के टिफ़िन में जंक फूड एंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और बच्चों में ओबेसिटी भी बहुत कॉमन हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत कॉमन हो गया है, जो वजह है ये अनहेल्दी फूड कंजम्पशन का। सो इसको लाइक फिक्स करने के लिए हम अपनी डाइट में, बच्चे अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? अगर हम हेल्दी डाइट की बात करें तो लो कैलोरीज एंड हाईली न्यूट्रिशियस डाइट को एक हेल्दी डाइट माना गया है, जिसमें फाइबर कंटेंट, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट्स इन मॉडरेशन होना चाहिए। तो अगर हम एक प्लान्ड वे में खाना खाएंगे तो हम हेल्थ को मेंटेन भी रख सकते हैं और लाइफ टाइम हेल्दी भी रह सकते हैं। सो व्हाट अबाउट दोज जो ब्रेड को डेली कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज इट्स ईजी, अवेलेबिलिटी बहुत उसकी लाइक ईजी है, कुक करना ईजी है, बस ब्रेड लाओ, बटर लगाओ या लाइक पुट समथिंग ऑन इट एंड ईट इट। आजकल ब्रेड को भी एक जंक फूड वाली कैटेगरी दे दी गई है। डिपेंड करता है वो ब्रेड बन कैसे रही है। ठीक है, अगर होल ग्रेन ब्रेड है और अच्छी बेकरी से ली गई है तो उसकी परसेंटेज ऑफ जो होल ग्रेन है वो कितना है वो प्रॉपरली मेंशन्ड होता है। बट अगर एक लोकल ब्रेड या पैकेट ब्रेड ली गई है तो उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ मैदा और इक्वल अमाउंट ऑफ वीट एडेड होता है। ओके। तो अगर हम एक अच्छी बेकरी से ले रहे हैं ब्रेड और उसके अंदर जो यीस्ट आर्टिफिशियली ना डाल के नेचुरली डेवलप किया गया तो वो हेल्दी है। साथ ही अगर हम होल ग्रेन की ब्रेड लेंगे तो वो हेल्दी है। अब हम बात करें मल्टीग्रेन ब्रेड की अगर, तो मल्टीग्रेन ब्रेड और वीट ब्रेड के कंपैरिजन में वीट ब्रेड मैं ज़्यादा नंबर दूंगी, क्योंकि उसके अंदर पूरा होल वीट जो है वो यूज़ किया गया है, जिसमें आपका वीट का जर्म भी आ रहा है, एंडोस्पर्म भी आ रहा है और उसका ब्रैन भी आ रहा है। बट अगर हम मल्टीग्रेन ब्रेड की बात करते हैं तो उसमें मल्टी ग्रेन्स यूज़ करे गए हैं और जिसमें से कई ग्रेन्स जो हैं वो रिफाइंड भी है, जिसमें से ब्रैन हटा दिया गया है, तो वो कंपैरिजन में कम नंबर लेके जाती है। राइट। एंड व्हाट अबाउट लाइक जो पैकेट वाली ब्रेड में प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, हाउ हार्मफुल दोज प्रेजर्वेटिव्स कैन बी किसी की बॉडी के लिए, स्पेशली वो जो डेली कंज्यूम कर रहे हैं? अगर हम ब्रेड्स को देखें तो हर एक ब्रेड की शेल्फ लाइफ मेंशन्ड होती है, जिसकी शेल्फ लाइफ मेंशन्ड है कि कंज्यूम विद इन 24 आवर्स, मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करे गए हैं। ठीक है, बट अगर किसी की शेल्फ लाइफ है 5 से 10 दिन तो मतलब उसके अंदर प्रिजर्वेटिव एडेड हैं। अगर हम एक आटे की रोटी भी बनाएं तो 1 दिन के बाद उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही अगर ब्रेड में प्रिजर्वेटिव नहीं होंगे तो उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म
ग्रो करने शुरू कर देंगे। बट अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं 5 से 10 दिन, दैट मीन्स उसके अंदर प्रिजर्वेटिव एडेड है एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी टू कंज्यूम, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली एग्जिस्टेड थिंग्स के लिए ही बनी है। कोई केमिकल बेस्ड चीज़ बॉडी कभी भी डाइजेस्ट नहीं करती है और वो हमारी बॉडी में पड़ी पड़ी टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाती है। एंड जो कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि उनकी ब्रेड 100% आटा से बनी है, नो मैदा, आजकल ये काफ़ी सारी ब्रांड्स का USP हो गया है। सो इज़ इट ट्रू कि ये वाली ब्रेड्स जो होती हैं ये सच में आटे से बनती हैं? अगर हम बात करें क्लेम का तो बन सकती हैं, मैं घर पे कई बार बनाती हूँ 100% आटा की ब्रेड। बट अगर सॉफ्टनेस की बात करें, उसकी सॉफ्टनेस मैदे एडेड वाली ब्रेड से काफ़ी हार्ड होती है। ओके, ठीक है, तो हम जज कर सकते हैं एक कंप्लीट आटा ब्रेड के और मैदा एडेड ब्रेड को कंज्यूम करके। अगर हम 50% आटा ब्रेड और मैदा ब्रेड देखेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट बनेगी, क्योंकि मैदा उसको सॉफ्ट बनाता है, ठीक है ना, उसको फुलाता है, उसमें पोरस जो क्रिएचर है, टेक्सचर है वो ज़्यादा हो जाता है। बट कंप्लीटली आटा ब्रेड में थोड़ा सा पोरस जो टेक्सचर होगा वो कम होगा, साथ ही वो थोड़ी सी हार्ड होगी कंज्यूम करनी, और एक फाइबर का टेस्ट आएगा। अगर वो टेस्ट है, आप फाइबर फील कर रहे हो, आटे का फ्लेवर फील कर रहे हो, तो हो सकता है वो 100% आटा हो। तो ये जो पैकेट वाला आटा होता है इसमें भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 2 महीने 3 महीने होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ये पैकेट वाला आटा और जो हम चक्की से आटा ताज़ा लेके आते हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 8 से 10 दिनों की होती है। ओके, अगेन माई वोट गोज़ टू चक्की का आटा। जो स्टोन ग्राउंडेड आटा मीन्स चक्की का आटा होता है वो होल ग्रेन को पीस के बनता है। Okay. जिसमें अगेन वीट का पूरा ग्रेन, जिसमें ब्रैन, एंडोस्पर्म और जर्म आता है, वो पिसता है और हम आटा कंज्यूम करते हैं, जो फाइब्रस भी होता है और उसका कलर भी अलग होता है, थोड़ा डार्क ब्राउन की तरफ होता है। बट जो हमारा पैकेट वाला आटा होता है उसका कलर थोड़ा लाइट होता है, थोड़ा सा वो रिफाइंड होता है, उसमें से थोड़ा सा ब्रांड निकाल के अलग पैकेट्स में बना के बेचा जाता है, साथ ही उसमें थोड़े से केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करे जाते हैं, तभी उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। तो अगर आप कन्वीनियंस देखना चाहते हैं तो आप पैकेट वाला आटा ले सकते हैं, बट अगर आप अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं तो चक्की वाले आटे से बेटर कुछ नहीं है। और उसकी रोटी बनाओ तो कलर डिफरेंस तो क्लियर दिखता है, बहुत वाइट रोटी टेस्ट भी डिफरेंट होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है और हमारा पेट भी अच्छे से साफ होता है, क्योंकि फाइबर ज़्यादा अच्छा होता है। राइट। एंड जो लोग आजकल अब ये सोच रहे हैं कि हम लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं, लाइक बेबी यू कैन से कि अब अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, जिन लोगों को नहीं पता कि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं या नहीं है, लाइक हाउ कैन दे टेस्ट दैट? लैक्टोज इंटॉलरेंट जो है वो हम चेक कर सकते हैं बाय ब्लड टेस्ट या स्वाइप टेस्ट, सलाइवा को स्वाइप करके। साथ ही हम खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमें दूध पचता है या नहीं, क्योंकि हमारी एक बॉडी जो है वो स्मार्ट मशीन है, वो इंडिकेट कर सकती है कि क्या पच रहा है क्या नहीं। अगर हमें दूध पीते ही कोई अनईजीनेस फील होती है, एग्जाम्पल ब्लोटिंग हो गई, पेट फूल गया, या फिर गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, वॉमिटिंग आ गई, या फिर लूज मोशंस लग जाते हैं, तो मतलब शायद आपको दूध सूट नहीं करता है, तो आप उसको अवॉइड करें। बट अगर आपको एज अ फैशन लग रहा है कि वो नहीं सूट कर रहा है तो एक बार पहले टेस्ट करा लें। साथ ही कईयों को एसिडिटी हो जाती है दूध पीते ही, तो अगर मैं बात करूं, गर्म दूध जो होता है वो एसिडिक होता है और जो ठंडा दूध होता है वो अल्कलाइन होता है। कई बार अगर हम ठंडा दूध पीते हैं तो एसिडिटी जो है वो सप्रेस हो जाती है, चिल्ड मिल्क, बट गर्म दूध से वही एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हम पहले ये चेक कर सकते हैं कि हमें गर्म दूध से है एसिडिटी या ठंडे दूध से है, और स्विचिंग टू अदर मिल्क इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर आपको लैक्टोज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा जो नॉर्मल मिल्क है वो हमें कैल्शियम और प्रोटीन दे रहा है और हमें थोड़ा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। मिल्क इज़ इटसेल्फ अ मील, तभी तो बच्चा 6 महीने सिर्फ मिल्क पे सर्वाइव कर लेता है। साथ ही मिल्क कितना प्योर है वो डिपेंड करता है।
अगर हम मिल्क की बात करें तो आजकल मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैटल्स को इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं हार्मोन्स के, जो मिल्क में इंक्लूड हो जाते हैं, एडल्ट्रेट हो जाता है मिल्क उससे, और अगर हम वो वाला मिल्क कंज्यूम करते हैं तो हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर हम दैट वे बात करें तो मिल्क अनहेल्दी हो जाता है फिर, जिसकी वजह से आजकल PCOD PCOS की कंडीशन और हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मिल्क अच्छी जगह का है, ऑर्गेनिक है, प्रॉपर फार्म से आया हुआ है, तो वो मिल्क कंज्यूम करने में कोई हार्म नहीं है। एंड मूविंग ऑन, अब यंग जनरेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं आजकल। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे कौन से फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें सो दैट हम इसको थोड़ा सा फिक्स कर दें? प्री मैच्योरिंग ऑफ ग्रे हेयर्स जो हैं वो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसके पीछे। एक सबसे पहला रीज़न है जेनेटिक, दूसरा रीज़न जो है वो है लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल में आपका फूड जो है वो न्यूट्रिशियस नहीं है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस अमाउंट में नहीं इंक्लूडेड हैं, जिसकी वजह से विटामिन B, E और आयरन एंड कॉपर की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से जो हेयर का पिगमेंट होता है, मेलानिन कहते हैं, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाल हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही एक और लाइफस्टाइल चीज़ जो है आजकल देखी गई है कि केमिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं बालों में आजकल बहुत लोग करा रहे हैं, फैशन और कलर बहुत लोग करा रहे हैं, Right. जिसकी वजह से देखा गया है कि अगर जड़ से कलर हुआ है तो जड़ से पूरे ही वाइट होने शुरू हो गए हैं लोगों के बाल बहुत छोटी सी एज में। Okay. तो इन केमिकल से थोड़ा दूर रहें तो भी हम रोक सकते हैं। और अगर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो न्यूट्रिशियस डाइट लें जो आयरन और कॉपर रिच है, जैसे आपका एग्स हो गया, लीन मीट हो गया, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया। अगर विटामिन C रिच बात करें तो आपके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, और E की बात करें जो हमारे बालों को टेक्सचर अच्छा करता है, शाइन देता है, और साथ ही प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर से भी प्रिवेंट करता है, जो है हमारे हेल्दी फैट्स में लाइक नट्स, सीड्स में। आपने बोला कि लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से देयर इज़ वन मोर थिंग कि इतना स्क्रीन टाइम है आजकल बहुत सारे यंग लोगों का, स्पेशली बच्चों में आईपैड्स और आईफोन, OTT, नेटफ्लिक्स देखना है, ये सब बहुत कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे, आई हैव सीन माई सेल्फ कि बच्चे अभी 1st ग्रेड में हैं, 2nd ग्रेड में हैं और उन्हें चश्मा लगा हुआ है। सो व्हाट फूड्स दे कैन ईट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, या आई साइट को हम कैसे थोड़ा प्रिवेंट करें ताकि हमें चश्मा ना लगे? आजकल जो जनरेशन है वो सारी की सारी डिपेंडेंट है इन गैजेट्स के ऊपर, और इवन जो वर्किंग लोग हैं वो भी, क्योंकि उनका काम ही सारा Right. लैपटॉप पे है। तो जो ये ब्लू लाइट है जो इससे एमिट होती है आपकी स्क्रीन से, वो हमारे जो आइज़ की मसल्स है उसको डैमेज करती है या फिर वीक कर देती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आँखों में थकान, ब्लरी विजन, हेडेक्स ये देखा गया है। इन सबको प्रिवेंट करने के लिए हम थोड़ा सी आई एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं। एक 20-20 रूल होता है जिसमें हम 20 मिनट्स के लिए स्क्रीन पे काम करें, ठीक है, 20 सेकंड्स के लिए छत की तरफ देखें, 20 सेकंड्स की आंखें बंद करके बैठें, तो उससे थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही अगर हम आईसाइट रिलेटेड फूड की बात करें तो आईसाइट के लिए जो फूड अच्छे हैं वो विटामिन A रिच फूड हैं, साथ ही E and C। और अगर हम बात करें विटामिन A रिच फूड की, तो जो फूड रेड से पर्पल कलर की तरफ आते हैं वो विटामिन A रिच होते हैं। हमने सुना है गाजर आँखों के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज वो विटामिन A रिच है, ठीक है। ऐसे ही आपका अनार हो गया, चुकंदर हो गया, बैंगन हो गया, काले अंगूर हो गए, ये सब हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। विटामिन C मतलब सिट्रस फ्रूट जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ बॉडी की डैमेज होने में। साथ ही विटामिन E रिच फूड जो हमारी आँखों की ड्राइनेस को बचाते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम की वजह से कई बार ड्राई आइज़ भी हो जाती हैं, जिसको अगर हम विटामिन E रिच फूड हमारी बॉडी में इंक्लूड करें, डाइट में इंक्लूड करें,
तो वो इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा गुड फैट आता है, जैसे घी की हमने पहले बात करी थी, साथ ही नट्स एंड सीड्स वो इंक्लूड करें अपनी डाइट में। मूविंग ऑन, माई पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन, और आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियों का ये फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है कि हम कौन से ऐसे फूड्स कंज्यूम करें जो हमें हेल्दी और ग्लोइंग स्किन दे, क्योंकि हम सब ने सुना है कि जो हम खाते हैं वो हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। हम आजकल बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नली अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए। इतनी महंगी महंगी क्रीम्स, पील्स, पैक जो है वो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, बट हमें सबसे पहले इंटरनल स्किन हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, जो एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, वो हमारी फेस पे, हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट होती है। अगर हमारे को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हमारी स्किन जो है उसमें अनइवन टोन रहेगा, या फिर एक मलेज़मा करके चीज़ होती है जिसमें ब्लैक कलर के पैचेस हो जाते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं स्किन पे। अगर हम ओवर कंजम्पशन ऑफ जंक फूड कर रहे हैं, जिसमें आपका जंक फूड में शुगरी बेवरेजेस और शुगरी फूड भी आता है, तो हमारी स्किन जो है बहुत जल्दी एजिंग की तरफ जाएगी। साथ ही थोड़ी सी वाटर रिटेंशन रहेगी, ऐसे खिंची खिंची सी स्किन और पफ़ी आइज़, जो लगेगा कि जैसे सूजी सूजी सी सा फेस है। और एक्ने आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतना ऑयली फूड अगर कंज्यूम करेंगे तो वो स्किन के थ्रू भी बाहर आता है। हमारी स्किन जो है फेस की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जो सबसे ज़्यादा पहले आपको दिखाती है कि आप क्या गलत खा रहे हो। अगर हम डाइट अच्छी लेते हैं जो गुड ऑन फाइबर है, और ऐसी चीज़ें जो एंटी इन्फ्लामेटरी हैं और जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हाई फाइबर फूड, जो हमारे स्किन को इंटरनली ग्लोई बनाती है और हेल्दी रखती है, साथ ही हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखती है। अगर हमारा गट अच्छा होगा तो हमारा फेस भी अच्छा रहेगा, स्किन शाइन करेगी, और हमारे को एक्ने जैसी, अनइवन स्किन टोन जैसी प्रॉब्लम्स कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अपनी इंटरनल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन एक्सटर्नल कोई चीज़ अप्लाई करने से पहले, और कोशिश करें बहुत ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो अ की। अगर हम डिहाइड्रेटेड हैं तो स्किन एक तो ड्राई हो जाएगी, साथ ही थोड़ा सा अगर हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो हमारी बॉडी में सॉल्ट जो है वो रिटेन हो जाता है, जिसे हम वाटर रिटेंशन का नाम देते हैं। तो अगर हमें वाटर रिटेंशन को हटाना है तो भी हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा सॉल्ट फ्लश आउट हो, स्किन पे हाइड्रेशन दिखाई दे। और हम हेल्दी फ़ैट को भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हेल्दी फ़ैट कंज्यूम करते हैं इन मॉडरेशन तो एक स्किन पे शाइन सी आती है, ठीक है ना। वो अंदर से स्किन को मॉइस्ट करती है। बाहर से तो हम मॉइस्चराइज़र लगा ही रहे हैं, बट अगर हम अंदर से स्किन को मॉइस्ट करेंगे तो वो इंटरनली ग्लो करेगी। और एक चीज़ और, स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्किन भी डल हो जाती है, फेस डल हो जाता है। जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमारा फेस ग्लो करता है। तो स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ऐसी चीज़ें खाएं जो स्ट्रेस बस्टर है, और साथ ही मेडिटेट करें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, रादर देन स्क्रीन पे अपने साथ टाइम बिताएं, ताकि आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रह सकें। आपने बोला कि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सो लाइक बोलते हैं ना कि जब हमें वेट गेन होता है तो इज़ इट ट्रू कि सबसे पहले फैट फेस पे नज़र आता है? जब हमारा वेट गेन होता है फेस पे भी फैट दिखाई देता है। जब हमारा वेट लॉस होता है तो सबसे पहले फेस भी श्रिंक होता है। ओके, ठीक है ना, क्योंकि फेस के अंदर पॉकेट्स होते हैं, फैट पॉकेट्स और मसल्स। अगर फैट पॉकेट्स ज़्यादा हैं तो हमारा फैट जो है फेस पे भरेगा, और अगर हमारे फैट पॉकेट्स कम है तो फेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फेस से फैट जब इतना है ही नहीं तो जाएगा कहाँ से, ठीक है। बट कई लोगों को देखा गया है जब वेट लॉस कर रहे हैं तो लोग टोकना शुरू कर देते हैं, मुँह जो है, चेहरा जो है बड़ा पतला सा रह गया, मत कर, पहले अच्छा लगता था। बट दैट इज़ टेम्परेरी, क्योंकि फैट लॉस हो रहा है तो फेस पे थोड़ा सा श्रिंक फेस होगा ही होगा। बट जब बॉडी श्रिंक हो जाएगी, जब हम मेंटेनेंस पे आते हैं तो फेस जो है अपना ग्लो रीगेन कर लेता है।
Okay. तो एक्स्ट्रा फैट जो है बॉडी में उसको हटाना इज़ अ की ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक फैट भी हमारी बॉडी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हर एक चीज़ जो है वो मॉडरेशन में होनी चाहिए, रेंज में होनी चाहिए। अगर कम होगी तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हर चीज़ मेंटेन वे में लें, मेंटेन वे में खाएं, बैलेंस्ड वे में सब कुछ रहेगा तो बॉडी पूरी हेल्दी काम करेगी। और जो ये लोग बहुत ज़्यादा फास्ट अपना वेट लॉस कर लेते हैं, टारगेट ले लेते हैं कि हमें 2 महीने में 10 kg लूज़ करना है, सो बॉडी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो रहते होंगे ना, इतना आप बहुत स्पीड से वेट लूज़ कर रहे हो। फैट डाइट्स का नाम दिया गया है और हम पहले उसे कहते थे क्रैश डाइट। अगर हम क्रैश डाइट फॉलो करते हैं तो वो न्यूट्रिशन से दूर होती है, हमें काफ़ी डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। दो वेट लॉस बड़ा फास्ट होगा बट वो जो वेट लॉस होगा वो टेम्परेरी होगा। अगर परमानेंट वेट लॉस करना है तो धीरे धीरे वेट कम करें बैलेंस वे में। अगर हम क्रैश डाइट फॉलो करके वेट लॉस करेंगे तो जब हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आएंगे तो वो जो वेट है वो इमीडिएटली रीगेन हो जाएगा। अगर हम बैलेंस्ड वे में वेट लॉस करेंगे धीरे धीरे, एक वेट लॉस के 2 पिलर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डाइट एंड वर्कआउट। तो वेट लॉस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें पूरे बॉडी का वेट लेना है। बॉडी का वेट जो होता है वो मसल वेट होता है, वाटर वेट, बोन वेट एंड फैट वेट। तो हमें वेट लॉस का मतलब यहाँ पे है फैट लॉस करना, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करनी है, वेट कम करना है इन द फॉर्म ऑफ फैट लॉस, हेल्थ को मेंटेन रखना है। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर वेट लॉस। अगर हम ऐसी डाइट जिसमें फाइबर अच्छा हो, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे लेते हैं, लीन प्रोटीन हो जैसे एग्स, लीन मीट, प्रोटीन सोया हो गया, पनीर हो गया, हेल्दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और होल ग्रेन्स हों, तो हम वेट लॉस इन अ बैलेंस वे कर सकते हैं रादर देन क्रैश डाइट। जो आजकल बहुत सारी डाइट्स चल रही हैं जैसे ओमेड डाइट, लिक्विड डाइट, वाटर डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर आप वो फॉलो करते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं तो रीगेन कर सकते हैं वापस से वेट। उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ओके। एंड जो ये वेट लूज़ करने के लिए जो डाइटिशियंस रेकमेंड करते हैं फैंसी डाइट्स, बट आई डोंट थिंक कि हर इंसान इन फैंसी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है या समटाइम्स एक्सेसिबल ही नहीं है चीज़ें। सो हम सिंपल फूड से, अपने घर के खाने से वेट लूज़ धीरे धीरे कैसे कर सकते हैं जो आई थिंक पॉकेट फ्रेंडली हो और एक्सपेंसिव ना हो? आजकल हम सेलिब्रिटीज़ के इन्फ्लुएंस में आके कई वर्ड्स बड़े हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट्स एंड ओमेड डाइट आर माधवन ने फॉलो करी है, और एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट विद्या बालन ने फॉलो करी है। जो भी डाइट एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से हटाते हैं, एक सात्विक खाना, वो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट्स होती हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम सदियों से जो प्रोफेशनल्स डाइट दे रहे हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ही हैं। बट ये वर्ड आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सबके लिए। आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स देते हो तो जो हम पहले से दे रहे हैं सालों से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स ही हैं। एंड ओमेड डाइट अगर आर माधवन ने फॉलो करी है तो उनका कोई एक टारगेट होगा, उनको 2 महीने में शूटिंग शुरू करनी है, वेट लॉस करना है उसके लिए। तो फास्ट वेट लॉस जो है वो स्टिक डाइट से ही हो सकता है। Correct. उनका काम है, ठीक है। बट हम अपनी बॉडी को क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? हम एक ऐसी डाइट फॉलो करेंगे ना जो न्यूट्रिशियस है और जो हमारे को लाइफ टाइम बेनिफिट्स दे। हमें साइड इफ़ेक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें कोई शूटिंग की जल्दी नहीं है कि हम क्रैश डाइट पे आएँ, ठीक है। तो वो चीज़ फॉलो करो जो आप ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हो। एक सात्विक खाना खाओ बैलेंस्ड वे में। एवरी फूड हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, हर एक फूड इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई छोड़ के चीज़ वेट लॉस करोगे तो जब खाओगे वो वेट वापस आ जाएगा। तो सारी हेल्दी चीज़ें खा के वेट लॉस करो इन अ प्लान्ड वे कि सुबह क्या खाना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए, सही कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड क्या है, और जब वेट लॉस आएगा तो वो सस्टेनेबल भी होगा और हेल्दी भी होगा विदाउट एनी डेफिशिएंसीज।
वेट लॉस करना उनके लिए तो बहुत मुश्किल है जो घंटे वो अपनी चेयर पे बैठ के स्क्रीन के सामने काम कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस हो चुके हैं कि हमारी मजबूरी है स्क्रीन के सामने बैठ के काम करना। तो हम लोग जो स्क्रीन के सामने बैठ रहे हैं इतने घंटों, व्हाट एंड हाउ मच शुड वी ईट थ्रू आउट द डे कि हमारा वज़न ना बढ़े, क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बहुत बैठने से ना पेट बाहर आ जाता है। आई हैव सीन दिस। आजकल मशीन्स का ज़माना है, हर चीज़ मशीन्स के थ्रू होती है। लैपटॉप बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्क फ्रॉम होम हो चाहे वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, लैपटॉप पे ही काम हो रहा है, बैठ के काम हो रहा है, कॉल्स हैं ये वो। एक 1-to-1 मीटिंग से ज़्यादा कॉल पे मीटिंग्स होती हैं, वीडियो कॉल्स पे, तो बैठ के काम करना है, ठीक है, या फिर कॉल मीटिंग है। तो अगर हम डाइट की बात करें तो ऐसी डाइट दो जो एक न्यूट्रिशियस हो, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि जब हम बैठ के काम करते हैं तो हमारा लोअर पोर्शन जो है वो हैवी हो जाता है। देखा गया है जिनका सिटिंग जॉब है उनका लोअर पोर्शन ज़्यादा हैवी है। तो जब भी आपको मौका लगे आप वॉक करो, कॉल पे हो वॉक करते करते बात करो, ठीक है, अगर नॉर्मल वॉइस कॉल पे हो, जो भी है आप स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं रादर देन लिफ्ट। आपका मेट्रो स्टेशन या फिर कोई बस स्टॉप पे जाना है रादर देन टेकिंग अ कैब, आप पैदल जा सकते हो, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। अगर हम अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, वेट को भी अपने हेल्थ को भी, तो वॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू। At least in one go, 6,000 steps will help you in maintaining your healthy weight and life. 6,000 एक्चुअली अगर हम बात करें 30 मिनट्स, जब हम 30 मिनट्स वॉक करते हैं तो हम नॉर्मल वॉक कर रहे होते हैं। जब हम 30 मिनट से ज़्यादा वॉक करते हैं तो हमें सांस चढ़ती है, थोड़ी सी हमें एफर्ट लगता है। राइट। इनिशियली हमारी बॉडी जो है वो एरोबिकली ब्रीथ करती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में तो एनारोबिक मोड में आ जाती है, ठीक है, मतलब उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करती है, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करती है जो मसल्स को टोन करती है। तो देखा गया है जब हम जिम में जाते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, आधे घंटे के बाद हमारी मसल्स जो है टायर्ड हो जाती हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में भर जाता है और अगले दिन सोरनेस होती है, दर्द होती है, ठीक है ना। दैट मीन्स यू आर वर्किंग आउट। अगर ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो मतलब तुम्हारी वर्कआउट में कोई कमी है, ठीक है, मतलब फैट ब्रेकडाउन सही से नहीं हो रहा है, पुश ही नहीं कर रहे हो अपने आप को। तो अगर कोई मेरे से क्लाइंट पूछता है ना मैम कितनी देर वॉक करनी है, मैंने कहा जितनी देर आसानी से कर सकते हो ना वॉक करो, जब तुम्हें लगे कि एफर्ट लग रहा है तो 10-15 मिनट और करो, तब फ़ायदा होगा। तो मिनिमम 10,000 स्टेप्स आजकल सुन रहे हैं हम, जो आपको एक टाइम देना पड़ेगा। आजकल टाइम की भी तो कमी है लोगों के पास, तो मिनिमम एटलीस्ट इन वन गो 6,000 स्टेप्स करो। और रही बात वॉक की, वॉक क्या होती है? जब हम वेट लॉस के लिए अगर वॉक करें या हेल्दी मेंटेनेंस के लिए वॉक करें तो लोग क्या कहते हैं हम छत पे वॉक कर रहे थे, आगे पीछे। तो वो वॉक सिर्फ वॉक है, वो हेल्प करेगी आपकी डाइजेशन में, ठीक है, आपके खाने को पचाने में। बट अगर आपका मोटिव है वेट कम करना, फैट कम करना, अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा करना, तो वॉक होती है पार्क में, सर्कल में, विदाउट हॉल्ट। अगर हम घर पे वॉक कर रहे हैं तो एक कोने पे जाएंगे, रुक जाएंगे, वे हमारा जो स्पीड है वो 0 हो गई, हम रेस्ट मोड में आ गए, हम घूमे, दोबारा गए एक कोने में, फिर रेस्ट हो गए, ठीक है। तो अगर हमें हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो ऐसी वॉक करो जिसमें रेस्ट नहीं है। करेक्ट। ऑन इन वन गो करते रहो विदाउट एनी ब्रेक, तो वो वॉक है। ओके। एंड प्रीवियसली आपने बोला कि एक न्यूट्रिशियस डाइट के लिए हमें अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स या नट्स इंक्लूड करने चाहिए। नाउ इंडिया में आई हैव सीन दिस कि लोगों का एक नैरेटिव सेट है। आधे बोलते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाओ, आधे बोलते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स एज इट इज़ खाओ, और कुछ लोग तो ये बिलीव करते हैं कि आप समर्स में भिगो के खाओ लेकिन विंटर्स में एज इट इज़ खा लो। सो आई वॉन्ट यू टू गिव सम क्लैरिटी कि ड्राई फ्रूट्स को खाने का सही तरीका क्या है। फैट जो होता है ना उसकी तासीर गर्म होती है, ठीक है, तो ड्राई फ्रूट भी हेल्दी फैट है, बट उसको भिगो के खाने से उसकी तासीर ठंडी नहीं हो जाती, ठीक है।
हम भिगो के ड्राई फ्रूट इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें एक नेचुरल एसिड्स होते हैं और टेनिन होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है या हट जाता है, जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब वो न्यूट्रिशियस हो जाता है और ज़्यादा। हाँ. और साथ ही थोड़े वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चबाने आसान होते हैं, डाइजेस्ट करने आसान होते हैं, एसिडिक नहीं रहते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं भिगोने के। तो भिगो के खाना इज़ ऑलवेज बेटर, बट वो गर्म और ठंडे वाली बात है नहीं, चाहे सर्दी में खाओ चाहे गर्मी में खाओ, कोशिश करें भिगो के खाएं। एंड भिगोने से याद आया, मेरे घर पे तो काले चने, लाइक माई पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइस मी कि काले चने भिगो कर खाने ही खाने हैं. सो आई वॉन्ट यू टू टेल कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. काले चने, अगर हम वेजिटेरियंस की बात करें तो काले चने बहुत अच्छे होते हैं प्रोटीन में, आयरन रिच भी होते हैं, तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कई बार क्या होता है कि ताकत की कमी है, थका थका फील करते हैं, तो काले चने का सूप दे दो, ठीक है ना। काले चने का पानी, रात को काले चने भिगोए, ठीक है, उसका जो पानी है उसको उबाला और उसका सूप पी लिया, जिसकी वजह से आयरन बढ़ता है, थोड़ा प्रोटीन मिलता है। और सिर्फ काले चने अगर खा रहे हैं उबले हुए या भीगे हुए या फिर स्प्राउटेड फॉर्म में, तो वो हमारे को आयरन भी दे रहा है, गुड फैट भी दे रहा है, गुड स्टार्च फाइबर भी दे रहा है, और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रोटीन रिच फूड है। थोड़ा सा ये ब्रेक डाउन कर दो कि स्प्राउट्स क्या होते हैं और हम कौन कौन सी चीज़ों को या दालों को स्प्राउट करके खा सकते हैं. साबुत दालों के स्प्राउट्स निकल जाते हैं, जैसे साबुत मूंग हो गई, मोठ हो गए, चने हो गए, इनके स्प्राउट, और मेथी दाने के भी, ठीक है ना। मेथी दाना सीड्स में आता है, लेग्यूम्स और दालों में नहीं आता है। स्प्राउटेड चीज़ जो होती है वो रिच होती है न्यूट्रिशन में। अगर हम बिना स्प्राउटेड वाली दाल की बात करें तो उसमें विटामिन सी नेग्लिजिबल होता है, और उसमें ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, तो वो एसिडिटी कर सकते हैं अगर हम कंज्यूम करते हैं ज़्यादा अमाउंट में। बट अगर हम स्प्राउट उसको कर लेते हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड्स उसमें कम हो जाते हैं, मतलब एसिडिटी वाली जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है। साथ ही उनका विटामिन सी रिच हो जाते हैं वो, तो वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो कंपैरिजन में स्प्राउटेड दाल इज़ बेटर देन नॉर्मल दाल। बट कईयों को स्प्राउट्स कच्चे खाने से एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, तो स्प्राउट्स कभी कच्चे नहीं खाने चाहिए। स्प्राउटेड दाल को हल्का सा स्टीम करके खाना चाहिए, तो वो ईजिली डाइजेस्टेबल भी हो जाते हैं और एसिडिटी और ब्लोटिंग नहीं क्रिएट करते हैं। मैंने आपसे पहली बार सुना है लाइफ में कि मेथी दाना को भी आप स्प्राउट कर सकते हो. आई हैव सीन कि मेथी दाना को ओवरनाइट पानी में सोक करके उसके बाद या तो उसका पानी पीते हैं उबाल कर या नॉर्मल पानी पीते हैं, तो स्प्राउट करने के बाद लाइक ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है वो. मेथी दाना वैसे ही बहुत बेनिफिशियल है, चाहे आप शुगर को कंट्रोल करने की बात करो, चाहे बालों की हेल्थ की बात करो, ठीक है। मेथी दाना को हमने बहुत सुना है कि भिगो के सुबह उसका पानी पियो, तो वो हमारा शुगर डाइजेस्ट, ग्लूकोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो इनडायरेक्टली वेट लॉस में हेल्प करता है। साथ ही मेथी दाना को हम भीगे हुए जब वो सॉलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो हम उसको चबा के भी खा सकते हैं, वो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है। अब स्प्राउटेड मेथी दाना जो है वो और बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि उसमें विटामिन सी भी आ गया, ठीक है ना। विटामिन सी आ गया तो वो अब इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, शुगर को भी कंट्रोल में रखेगा, आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं उसको भी बर्न करेगा, और साथ में मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाएगा। तो जब भी आप सैलड खा रहे हो उसमें 2 चम्मच स्प्राउटेड अगर मेथी दाना डाल के खा लेते हो तो सैलड का तो बेनिफिट मिल ही रहा है, साथ में वो वेट लॉस में भी हेल्प कर रहा है, आपकी ब्लड शुगर को भी मेंटेन कर रहा है, और इनडायरेक्टली कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स से भी आपको दूर रखेगा। वेट लॉस में एक और चीज़ है जो लोग नो कर देते हैं, विच इज़ शुगर. प्लीज़ एक्सप्लेन कि शुगर को क्यों हम लोग ऐसे एकदम ही मैं भी नो कर देती हूँ, ठीक है ना। शुगर इज़, कहते हैं ना, एडिक्शन है, एक दूसरी सिगरेट हो गई है, ठीक, अ फॉर्म ऑफ। इसकी एडिक्शन स्वीट टूथ है, हम मीठे के बिना नहीं रह सकते क्योंकि इसकी एडिक्शन है। हर एक एडिक्शन को 21 डेज़ लगते हैं लगने में भी, छूटने में भी। अगर आप 21 डेज़ तक शुगर नहीं खाओगे तो आप थोड़े से, आपके लिए मैनेजेबल हो जाएगा, आप क्रेविंग आपकी कम हो जाएगी। और इनडायरेक्टली शुगर जो है वो एम्प्टी कैलोरीज है, मतलब आपको सिर्फ वो कैलोरीज दे रही है, कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रही है, ठीक है। साथ ही एसोसिएटेड है बहुत सारी डिजीज़ के साथ,
ठीक है। अगर हम ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारे को ओबेसिटी होती है, हमारे को डायबिटीज़ हो जाती है, पीसीओडी पीसीओएस से कनेक्टेड है, और शुगर जो है वो कैंसर सेल को भी इनिशिएट करती है। तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें या डायरेक्टली बात करें तो शुगर तो नो है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ इश्यूज से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अगर फिर भी कोई शुगर लेना चाहता है तो 10% ऑफ द टोटल एनर्जी कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ द डे ले सकता है। एग्जाम्पल, एक छोटा चम्मच या 2 चम्मच इन अ डे, ठीक है। और जो अवॉइड कर सकते हैं और अपने से प्यार करते हैं वो अवॉइड करें। और अगर कोई नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर पे स्विच करे तो लाइक कैन दे कंज्यूम हनी? नेचुरल सोर्स में अगर हम हनी की बात करें, कैलोरी वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। आपको का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी सेम है, हाई है, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रही है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटर कौन सी है तो हनी बेटर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बट वो भी एक शुगर ही है, तो उसको भी अवॉइड करेंगे तो बेटर ही है। इन केस अगर आपको कोई इशू है, जैसे आपका गला ख़राब है, तो आप हनी ले सकते हैं, बिकॉज वो लुब्रिकेट करती है आपके जो थ्रोट पैनल को, ठीक है ना, जिसकी वजह से खराश ख़त्म हो जाती है। उस टाइम पे ले रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देगी, बट अगर रोज़ रोज़ 1 चम्मच हनी ले रहे हैं तो वो आपको शुगर ही दे रही है। आप जो मिनरल वाइटामिन्स हनी में है वो किसी और फूड से ले सकते हैं रादर देन टेकिंग हनी की कैलोरीज। सो अगर किसी का मीठा खाने का मन कर रहा है, वी शुड लाइक ईट अ फ्रूट रादर देन। नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर जो है वो फ्रूट्स में है, जो सबसे हेल्दी शुगर है, ठीक है। वो ले सकते हैं, कभी एक आधा डेट खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स में किशमिश आती है, काली हरी, दोनों में से कोई भी किशमिश थोड़ी सी खा सकते हैं इन मॉडरेशन, तो थोड़ा सा स्वीट क्रेविंग पे आपको कंट्रोल आ जाएगा। एंड फ्रूट वर्सेस जूस में आप क्या रेकमेंड करते हो? फ्रूट्स, जूसेस आर हाई ऑन कैलोरीज, ठीक है। कई लोग कहते हैं हम फ्रेश जूस मिक्सी में बना के भी ले रहे हैं, हम उसको छान नहीं रहे हैं, फिर भी वो हाई ऑन कैलोरीज होता है। जब हम फ्रूट को काटते हैं, ठीक है, तो जो उसकी अपर लेयर होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है सिंपल शुगर में, चीनी में, ठीक है। बट जब हम जूस बना रहे हैं तो सारे टिश्यूज़ टूट रहे हैं, राइट, सारे टिश्यूज़ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सारी जो फ्रूट शुगर है, फ्रक्टोज है, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रही है, तो वो हाई ऑन शुगर हो गई ना। मैं फेवर में हूँ, आप 10 एप्पल खा लो बट 1 एप्पल का जूस मत पियो। इतना डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है, बट इट इज़ गिविंग यू इंस्टेंट एनर्जी। वी डोंट वांट इंस्टेंट एनर्जी, वी वांट स्लो एनर्जी, ठीक है, जो सस्टेनेबल हो, धीरे धीरे। वो वैसे फूड खाओ, वैसे खाओ फाइबर के साथ, जो आपको धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है। इंस्टेंट एनर्जी खाओगे, वेट लॉस की अगर डायरेक्टली बात करें, जूस आपको इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है, हमें इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जब वेट लॉस करना है तो हमने अपनी बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करना है, तो हमें वो एनर्जी चाहिए जो धीरे धीरे मिले, और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी को चाहिए होगी तो वो फैट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेगा ना। आई वॉज क्यूरियस टू आस्क यू दिस कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने हाथ में ब्लैक वाटर की एक बॉटल लेके चलते हैं, जिसको इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। सो आई वांटेड टू आस्क कि ब्लैक वाटर है क्या? ब्लैक वाटर इज़ एल्कलाइन वाटर, ओके, ठीक है। हमारी बॉडी एल्कलाइन मोड में हेल्दी होती है, ठीक है। अगर कोई भी हमें हीलिंग करनी होती है, कोई भी हमारे को बीमारी से बाहर निकलना होता है, तो हमें एल्कलाइन मोड में ही हीलिंग जो है वो फास्ट होती है, ठीक है। जब बॉडी एसिडिक हो जाती है तो हीलिंग स्लो हो जाती है। साथ ही एसिडिक बॉडी में खट्टे डकार, हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, फार्टिंग, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स होते हैं। तो हम जब ब्लैक वाटर, एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो इससे हमें रिलीफ मिलता है। बट एल्कलाइन वाटर है क्या? आप इनो डाल के भी पानी पी सकते हो, आप घर का मीठा सोडा डाल के भी पानी पी सकते हो, इट्स इक्विवेलेंट टू ब्लैक वाटर। बस ये पानी में एल्कलाइन इनो डाल के 500 रुपये का बेच रहे हैं। बस बिजनेस से याद आया, तो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च आई रेड कि इंडिया में मोर देन 64% एवरीडे बेसिस पे लोग चाय पी रहे हैं, स्पेशली दूध वाली, एंड ये 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस है पर ईयर। सो आई वांट टू आस्क कि दूध वाली चाय पीनी चाहिए बॉडी के लिए, हार्मफुल होती है या बेनिफिशियल होती है? मॉडरेशन एंड कैसे बनाई जा रही है,
ठीक है ना। चाय अगर हम ब्लैक टी की बात करें, वेरी हेल्दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। बट 1 या 2 कप इन अ डे, 10-10 कप नहीं। साथ ही एडिक्टिव होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कैफ़ीन है, ठीक है। 2 कैफ़ीन चाय में कॉफ़ी के मुकाबले कम है, बट है, एडिक्टिव है। तभी तो हमने सुना है ना कि चाय नहीं पीती मैं सुबह उठ के तो आँख नहीं खुलती, क्योंकि वो आपको बूस्ट देती है, आपको स्टिमुलेट करती है, ठीक है, एनर्जी देती है। बट चाय बना कैसे रहे हो? अगर आप चीनी भर के डाल रहे हो उसमें, या फिर आप दूध भर के डाल रहे हो, तो आप उसकी कैलोरीज बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको काढ़ काढ़ के बना रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी कम कर रहे हो। इंडियन चाय क्या होती है, और उबालो, काला रंग आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पीनी है, तो वो दैट इज़ नॉट हेल्दी। इंग्लिश टी फिर भी हेल्दी है, दो इस पर उसमें भी दूध डाला जा रहा है, बट ज़्यादा काढ़ी नहीं जाती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट दे जाती है। बट अगर हम बात करें ब्लैक टी की, वो हेल्दी है। ब्लैक टी वर्सेस ब्लैक कॉफ़ी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा लगता है या चाय का। दोनों ही चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी। अगर हम 1 या 2 कप ले रहे हैं दिन में तो ठीक है, बट अगर हम इसको ओवर कंज्यूम करते हैं तो ये डायूरेटिक होती है, डिहाइड्रेट करती है, तो इनडायरेक्टली एसिडिटी कॉज कर सकती है। साथ ही अगर हम इसको खाने के साथ लेते हैं, चाहे दूध वाली हो चाहे बिना दूध की, तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन को स्लो करती है। तो अगर किसी को एनीमिया है तो कोशिश करिए अवॉइड करें, ताकि आयरन डेफिशिएंसी ना हो। और ओवर कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है कैल्शियम डिप्लीट करने के बोन्स के अंदर से। तो कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में, बोन्स को इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने गर्म पानी को मना करके बोला कि मुझे बस ठंडा पानी ही देना, चिल्ड वाटर, इज़ देयर एनी रीज़न बिहाइंड इट? यस, अ बिग रीज़न। मुझे एक कंडीशन है जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसे कहते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम। मतलब मेरे मुंह में हमेशा जलन रहती है, तो वो जलन कभी जाती ही नहीं। तो अगर मैं गर्म चीज़ खाती हूँ तो मुझे पेन होता है, तो इसलिए मैं ठंडी चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा सबसाइड कर देती है। ड्राई माउथ है तो मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है, और वो भी ठंडा। खाना भी मैं गर्म नहीं खा सकती। जब ये ज़्यादा एग्रीवेट होता है तो मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका एज सच कोई इलाज नहीं है। बहुत स्टेरॉइड्स ले लिए मैंने, और मैं बहुत डॉक्टर्स के पास भी चली गई। आई हैव टू लिव विद दिस कंडीशन। तो मैं इसको बस इसके सिम्टम्स को ट्रीट करती हूँ ठंडा खाना खा के, और कभी मुझे कुछ स्पाइसी खाना होता है या फिर हल्का सा गर्म खाना होता है तो मैं एक जेल मुंह में लगाती हूँ, जो थोड़ा सा इसको सुन्न कर देता है, नमनेस ले आता है, जिसकी वजह से मैं खाने को थोड़ा सा एंजॉय कर पाती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने सिंड्रोम के बारे में आपसे जाना है। आई एम श्योर अगर और किसी को होगा तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगा। एंड मूविंग ऑन, वन मोर पर्सनल क्वेश्चन, व्हाइल आई वाज रीडिंग अबाउट यू, तो मुझे पता चला कि आप आज भी ओल्ड स्कूल तरीके से प्रिस्क्रिप्शंस हैंड रिटन देते हो रादर देन गिविंग आउट प्रिंट आउट्स टू योर क्लाइंट्स। व्हाई इज़ दैट सो? आई एम हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट, ठीक है। हम आइज़ भी हेल्थ में आती है ना। हम कहते हैं स्क्रीन टाइम कम करो, और मैं अपना ही स्क्रीन टाइम बढ़ा लूँ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। सो आई ऑलवेज बिलीव कि पर्सनल टच अगर लेके आना है और हेल्दी आइज़ के ऊपर फोकस करना है तो हैंड रिटन इज़ बेटर। एक पर्सनल टच भी आ जाता है और मैं अपनी आंखें भी बचा लेती हूँ। राइट। एंड आई होप आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा फॉर ऑल दोज जो क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे होंगे। आई होप हमने थोड़ी सी मिथ बर्स्ट करने की कोशिश की होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। Welcome to you, and I'm so glad I have become part of your podcast.